ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्चकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः समेभ्यः भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीय संस्कृतकक्षायां स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, हम यहाँ उपस्थित हुए हैं संस्कृत कक्षा के लिए और इस समय हम संस्कृत कक्षा में प्रत्यय इस प्रकरण प्रकरण को पढ़ रहे हैं। पुरातन कक्षाओं में हमने कृत प्रत्ययों को पढ़ते हुए अभी तक हमने 3 प्रत्ययों के विषय में पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा त्वा प्रत्यय, उसके बाद हमने पढ़ा ल्यप प्रत्यय, उसके बाद हमने पढ़ा तुमुन प्रत्यय। त्वा और ल्यप जो प्रत्यय हैं, उनका हिंदी में अर्थ हमने किया था करके अथवा कर। जब किसी भी धातु की करके अथवा कर विवक्षा में हम उपयोग करते हैं तो उनके साथ हम त्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय लगाते हैं। त्वा प्रत्यय धातुओं के साथ सीधे जुड़ता है, जबकि ल्यप प्रत्यय जब धातु में कोई उपसर्ग हो तभी जुड़ता है। और तुमुन प्रत्यय का उपयोग हम के लिए इस अर्थ के लिए करते हैं, और मैंने साथ में ही बताया था आपको कि जब चतुर्थी विभक्ति का उपयोग हम शब्दों में करते हैं तो वैसे धातुओं के साथ हम तुमुन प्रत्यय लगा देते हैं। इनके रूप बनाना भी हमने सीखे थे। साथ में हमने एक छोटा सा नियम भी सीखा था, यदि धातु जो है उसमें परांत है और उसमें अगर ई है तो उसके स्थान पर ए हो जाता है, अगर ऊ है तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है, और अगर री है तो उसके स्थान पर अर हो जाता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमने देखे थे और एक लिस्ट भी मैंने आपको वहां पे भेजी थी। आज का जो हमारा प्रकरण है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, प्रत्यय प्रकरण को। आज हम सीखेंगे सत्रि और सानस प्रत्यय। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, सत्रि सानच तर्बियत अनीय, 4 प्रत्यय पढ़े। क्योंकि अब प्रक्रिया हम सीख चुके हैं, इसलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा फास्ट या जल्दी, हम कहें जल्दी थोड़ा सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो प्रथम प्रकरण है वो है सत्रि प्लस सानच। ये 2 प्रत्यय हैं शुरुआत के। अब सत्रि और सानच प्रत्यय क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। तो जब सत्रि प्रत्यय हम और या सानच प्रत्यय किसी धातु के साथ लगाते हैं तो इनका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है करते हुए। करते हुए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको हम एक काम करते हैं साथ में हम दूसरा काम भी करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको वाक्य बताता हूँ कि जैसे हमारे ट्रुथ जी हैं, तो जो ट्रुथ हैं वो भोजन करते हुए टीवी देखते हैं। वो भोजन करते हुए टीवी देखते हैं। या जैसे उदाहरण के लिए कोई एक हम ले लेते हैं, एक गीता नाम की लड़की को, गीता गाते हुए नाचती है। वो गा भी रही है और नाच रही है, तो यहाँ पर 2 काम साथ में हो रहे हैं। ध्यान रखिए, त्वा ल्यप और तुमुन प्रत्यय में भी वहां पर भी 2 काम हो रहे हैं। जैसे कि राम पढ़कर विद्यालय जाता है, एक काम तो उसका हो गया पढ़ना, दूसरा हो गया विद्यालय जाना। उसी प्रकार से ल्यप प्रत्यय में था कि शिष्य गुरु को प्रणाम करके बैठता है। एक काम हो गया प्रणाम करना, दूसरा हो गया बैठना। उसी तरह से तुमुन प्रत्यय था कि मान लीजिए मोहन पढ़ने के लिए पुस्तक लेता है, तो एक तो काम हो गया उसका पढ़ना, दूसरा हो गया पुस्तक का लेना। तो इस प्रकार से जो हमने 3 प्रत्यय पढ़े उसमें हम एक काम, मतलब उसमें हमेशा 2 कामों की विवक्षा करते हैं। मतलब एक काम जो होता है और दूसरा उसका जो मुख्य कर्म है। उसी प्रकार से सत्रि सानच में भी हम प्रयोग करते हैं कि एक काम हम कर रहे हैं, साथ में हम उसके साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग किसके लिए होता है, करते हुए, है ना। उदाहरण मैंने आपको बता दिए कि जैसे मान लीजिए पिता हैं, तो पिता बाजार जाते हुए माता जी से बात कर रहे।
तो वो बाजार जा भी रहे हैं और साथ में माता जी से बात कर रहे हैं। ऐसे कई सारे प्रयोग हम अपने दैनंदिन कार्यों में करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भाई जब दोनों का अर्थ एक ही है तो ये दो दो प्रत्यय यहाँ पर क्यों उपयोग किए हैं पाणिनि जी ने? क्योंकि पाणिनि जी तो अपनी बात कम शब्दों में रखते हैं, तो दो दो की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट। वो ये है कि जो सत्री प्रत्यय है वो होता है परस्मयी पद धातुओं के साथ, परस्मयी पद धातुओं के साथ। और जो सानच प्रत्यय है वो होता है आत्मनेपद। ठीक है, आत्मनेपद। जब हमने लकार पढ़े थे जिस समय, वहां मैंने आपको इन धातुओं का छोटा सा परिचय दिया था। आज हम इन धातुओं के विषय में थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि परस्मयी पद क्या होता है, आत्मनेपद क्या होता है। अब इसको सरल भाषा, देखिए इसकी जो व्याकरणिक परिभाषा है वो तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सरल से सरल आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप देखें ध्यान से, परस्मयी, परस्मयी पद इस शब्द में पर शब्द है और आत्मनि जो शब्द है इसमें आत्म शब्द है। तो पर का अर्थ होता है दूर, दूसरा, और आत्म का अर्थ होता है स्वयं। अगर हम यूं कहें सामान्य परिभाषा में या सामान्य इस बात को समझने के लिए कि दूसरे के लिए जो उपयोग करें वो होता है परस्मयी पद और खुद के लिए जो उपयोग करें वो होता है आत्मनेपद। या इसको हम दूसरे दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि जो सामान्य वाक्य रचना है ना, सरल जो सामान्य वाक्य रचना है उसमें हम परस्मयी पद का उपयोग करते हैं। और जो थोड़ी सी विशिष्ट है, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ दो तरह की भाषाएं प्रचलन में होती हैं। पहली भाषा तो जैसे हम किसी एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं तो हम जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा का है, जैसे अगर मान लीजिए मैं हिंदी भाषी हूँ तो मैं एक गांव में रहता हूँ तो गांव में लोग अन्य भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे मैं शहर की तरफ जाता हूँ, शहर में लोग थोड़ी सी अच्छी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि लगभग हर 20 किलोमीटर में जो है भाषा थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि जो परस्मयी पदी है वो हम समझ लें कि गांव की भाषा है और जो आत्मनेपदी है वो शहर की, यानी थोड़ी सी विशिष्ट भाषा है। इसका दूसरा उपयोग, एक और उपयोग है, वो ये है, अगर आपने सुना हो अंग्रेजी में तो कई तरह के वाक्य होते हैं, उसमें से एक वाक्य होता है, एक सेकंड में यहाँ पे लिखूं ठीक से, एक होता है एक्टिव, एक्टिव एक्टिव वॉइस। ठीक है, और एक होता है पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो एक्टिव वॉइस जो होता है वो सीधा सरल सा वाक्य होता है और पैसिव वाक्य जो होता है वो थोड़ा सा घुमा के बोला जाता है, बात वही रहती है बस थोड़ा सा को अच्छी भाषा में उपयोग किया जाता है। तो परस्मयी पद आप समझे कि एक्टिव वॉइस है और आत्मनेपद पद जो है वो पैसिव वॉइस। उदाहरण के लिए जैसे कि परस्मयी पद का एक हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है वाक्य, जैसे कि मान लीजिए कि राम, सरल सा वाक्य लेंगे, राम भोजन करता है, राम भोजन करता है। ये बड़ा एक सरल सा वाक्य मैंने उपयोग किया है। ठीक है, इसका संस्कृत बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि रामः भोजनम भोजनम करोति, रामः भोजनम करोति। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे भी इसी तरह के वाक्य आपको आएंगे। अच्छा, अब इसी का मुझे आत्मनेपद बनाना है यानी पैसिव वॉइस बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि द्वारा राम के द्वारा राम के द्वारा भोजन भोजन किया जाता है, राम के द्वारा भोजन किया जाता है। ठीक है, देखिए बात वही है, राम भोजन करता है और राम के द्वारा भोजन किया जाता है, तो बात वही बताई जा रही है कि राम भोजन कर रहा है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पे बोला है परस्मयी पद में कि राम भोजनम करोति, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि राम के द्वारा भोजन किया जाता है, तो यहाँ पर जब हम संस्कृत बनाएंगे तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है राम के द्वारा। तो के द्वारा कहाँ होता है, तृतीया विभक्ति में। और राम यहाँ पर एक है इसलिए तृतीया एक वचन हो जाएगा रामेण। ठीक है, और भोजनम, भोजन, भोजन को बोलेंगे भोजनम, और आगे हो जाएगा किया जाता है, तो करने के लिए धातु होती है क्री। और चूंकि ये अब आत्मनेपद है इसलिए यहाँ पर देखिए क्री धातु का मैंने पहले परस्मयी पद प्रयोग किया करोति, और अब यहाँ मैं दूसरे वाक्य में इसी धातु का आत्मनेपद प्रयोग करूंगा तो बनता है कुरुते। क्या बनता है इसके आत्मनेपद में, कुरुते। ठीक है, कल आपको जो मैंने लिस्ट भेजी थी उसमें आप धातु रूपों को अगर देखेंगे तो वहां कुछ धातुओं के बगल में लिखा हुआ है इस प्रकार से आ, और यहाँ पे लाघव चिन्ह है।
तो ये आ का मतलब है आत्मनेपद। तो हमारी जो 2000 के लगभग धातुएं अभी प्राप्त होती हैं, उसमें से कुछ धातुएं ऐसी हैं जो परस्मयी पदी हैं, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो आत्मनेपदी हैं, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे कि क्री धातु, जो परस्मयी पद भी होती है और आत्मनेपद भी होती है। ठीक है। अब जब हम आत्मनेपद धातुओं को वाच्यों में, है ना, जैसे यहाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो अंग्रेजी में कहते हैं, इसको संस्कृत में हम कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं इसको हम संस्कृत में? वाच्य। तो जब हम वाच्य पढ़ेंगे तब आपको मैं डिटेल में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि परस्मयी पद और आत्मनेपद क्या है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं सत्री और सानच, इन दोनों में अंतर यह है कि जो सत्री है वो परस्मयी पद धातुओं के साथ होता है, और जो सानच है वो आत्मनेपद धातुओं के साथ होता है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका केवल आत्मनेपद बनता है। अच्छा, हमने साथ में पहले 5 लकारों के विषय में पढ़ा है, जैसे कि कौन कौन से थे वो? लट, है ना, लृट, ठीक है, लंग, और हमने पढ़ा था लोट, और हमने पढ़ा था इसके साथ में विधिलिंग। वैसे तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन हमने 5 पढ़े थे। ठीक है, 5 हम पढ़ लेते हैं तो 5 से काम चल जाता है। तो ये पांचों लकार, तो लट होता है वर्तमान में, लृट होता है भविष्य में, लंग होता है भूतकाल में, लोट होता है आज्ञा में, और विधिलिंग होता है चाहिए अर्थ में। ठीक है, तो ये पांचों हमने पढ़े थे। तो ये जो 5 हैं ये अभी तक हमने केवल परस्मयी पद में पढ़े हैं। ठीक है, परस्मयी पद में। तो इन पांचों का आत्मनेपद भी होता है ना। अभी अभी तक हमने किस में पढ़ा था? परस्मयी पद में। आत्मनेपद में भी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको धातु देता हूं, जैसे कि चलिए यही ले लेते हैं। तो क्री धातु का परस्मयी पद बनता है करोति, है ना, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो उसी प्रकार उसका आत्मनेपद यह है लट लकार, उसी का आत्मनेपद लट लकार बन जाएगा कुरुते, सॉरी कुरुते, क्या बनेगा? एक सेकंड रुकिएगा, मुझे थोड़ा सा ध्यान से विस्मरण हो रहा है। कुरुते, कुरुते, कुरवंते, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि परस्मयी पद में रूप कैसे बनते हैं। ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं हमारे, अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको मैं अच्छे से बता दूंगा, जब हम इनका प्रयोग करना सीखेंगे कहाँ पे? वाच्य। तो अभी हम आते हैं हमारे आज के विषय पे कि जो सत्री प्रत्यय है या सानच प्रत्यय है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सत्री का होता है परस्मयी पद में, सानच का होता है आत्मनेपद में। इसलिए यहाँ पर 2 प्रत्ययों की कल्पना हमारे पाणिनि जी ने की है, और दोनों का अर्थ एक ही होता है, करते हुए। ठीक है। चलिए अभी जो बताया मैंने उस पर आप ज्यादा चिंतन मत करिए, वो बहुत सरल चीज है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे से डिटेल में जान जाएंगे। फिलहाल हमारा जो मुख्य फोकस है वो इन दोनों पर होना चाहिए। तो अब इनका हम प्रयोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे किसके विषय में? सत्री प्रत्यय के विषय। ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है सत्री प्रत्यय। धातुएं आप लोग पढ़ रहे हैं, धातुओं की लिस्ट मैंने आपको भेज दी है, और मैं से धातुओं का अनुशीलन यानी आप उनको देखते रहें, उनका अभ्यास करते रहें, ताकि आपको नई नई धातुओं से आपका परिचय होता रहे। अब सबसे पहले सत्री प्रत्यय। अब आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि जब सत्री प्रत्यय किसी धातु के साथ जुड़ता है तो ये तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनाता है। तीनों लिंग कौन कौन से हैं? एक तो है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, और तीसरा है हमारा नपुंसक लिंग। ठीक है। जो सत्री प्रत्यय है वो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में बनता है। देखिए कल की और इससे पहले की जो कक्षाओं में हमने पढ़े थे, कौन कौन से प्रत्यय पढ़े थे? त्वाल, और तुमुन। जो तीनों प्रत्यय से जो पद बनते हैं वो कहलाते हैं अव्यय। अव्यय इन द सेंस कि उनका किसी भी वचन, लिंग, विभक्ति के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। त्वा, जैसे पठ प्लस त्वा अगर हमने बनाया तो बना पठित्वा। तो पठित्वा अगर पुल्लिंग के साथ होगा तो भी पठित्वा रहेगा, स्त्रीलिंग के साथ होगा तो भी पठित्वा रहेगा, और नपुंसक लिंग के साथ होगा तो भी पठित्वा ही रहेगा। परंतु सत्री प्रत्यय या इसके बाद जो हम प्रत्यय पढ़ेंगे उनके साथ ऐसा नहीं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है इन प्रत्ययों में? अब रूप जो है चेंज होने लगते हैं। मतलब अब हम यूं कह सकते हैं कि जब हम किसी धातु के साथ सत्री प्रत्यय को मिलाते हैं तो वो जो है क्या बन जाता है? संज्ञा पद बन जाता है, यानी कोई शब्द बन जाता है। और शब्द यानी जैसे राम शब्द होता है, वैसे ही सत्री प्रत्यय मिलाकर हम एक नया शब्द बना रहे हैं, यानी धातु से हम क्या कर रहे हैं? शब्द निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब जब हम शब्द बनाएंगे तो जिस प्रकार शब्द रूप होते हैं,
वैसे ही इन शब्दों के यानी सत्री प्रत्यय को धातु के साथ मिलाने पर इनके भी शब्द रूप बनेंगे और इनके भी प्रयोग होंगे। तो आज हम दोनों चीजें सीखेंगे, शब्द को मिलाना यानी शब्द को बनाना सत्री प्रत्यय लगा के और उनका प्रयोग करना। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। अब देखिए तीनों लिंगों में होता है। अब जब सत्री प्रत्यय पुल्लिंग के साथ जुड़ेगा तो देखो यहाँ जो आपको मैं सिखा रहा हूँ वो सरल विधि है, याद रखिएगा। जब सत्री के साथ पुल्लिंग में हम जोड़ेंगे किसी धातु के साथ तो क्या जुड़ेगा, माफ कीजिए मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर, अत नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था अन। तो जब सत्री प्रत्यय किसी धातु के साथ जुड़ेगा तो उसमें पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा, अन जुड़ेगा। पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा, वहां पर अन जुड़ेगा, ठीक है। और अगर स्त्रीलिंग में जुड़ेगा तो वहां पर जुड़ेगा अंति। मतलब अगर स्त्रीलिंग में सत्री प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, अंति। और नपुंसकलिंग में जब हम सत्री प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वहां जुड़ेगा अथ, ठीक है। फिर से दोहरा देता हूं आपकी याददाश्त के लिए कि पुल्लिंग में अगर सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो जुड़ेगा अन, स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे तो जुड़ेगा अंति, और नपुंसकलिंग में जोड़ेंगे तो जुड़ेगा अथ। इस प्रकार से तीनों लिंगों में अलग अलग ये शब्द जुड़ते हैं और शब्द जुड़ने के बाद इनके शब्द रूप भी चलते हैं। शब्द रूप कैसे चलते हैं, पहले हम शब्द रूप को पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं जोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको बैक करते हैं तो वापस आएंगे इस पे। यहाँ आप देख रहे हैं एक शब्द है, भवत शब्द है। कौन सा शब्द है यहाँ पर, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूं फिर आपको दिखाऊंगा। चलिए तो यहाँ पर जो शब्द है वो है भवत शब्द, ठीक है। भवत शब्द का कौन सा है, ये पुल्लिंग रूप है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा भवत शब्द क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो भवत शब्द है ये तकारांत है। कैसा है, तकारांत, इसके अंत में ता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है आप, है ना। हम बोलते हैं ना, एक तो होता है तुम और दूसरा होता है आप। तो संस्कृत में अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि आप यहाँ आइए तो आप उसकी जगह पे आप आपके स्थान पर उपयोग करते हैं भवत। भवत का मतलब होता है आप, और ये तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग में भी होता है स्त्रीलिंग में भी, ठीक है। तो ये भवत शब्द है। अच्छा तकारांत क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब आप सत्री प्रत्यय को सी के साथ जोड़ेंगे, सत्री प्रत्यय जैसे आप पुल्लिंग, तो मैंने आपको बताया कि नपुंसकलिंग में क्या जुड़ता है, वहां पर अत जुड़ता है। तो जैसे अत जुड़ेगा तो यहाँ पर आप देखें जो ये अत में भी अंत में क्या है, तकार है ना, आधाता है। जैसे भवत में आधाता है वैसे अत में भी आधाता है। तो जैसे भवत चलेगा वैसे ही सत्री प्रत्यय जुड़ने के बाद सारे शब्दों के रूप जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, हाँ एक सेकंड। चलिए तो भवत शब्द है तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आप लोगों को शब्द रूप जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब भवत शब्द हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग। तो क्या बनता है, प्रथमा में देखें भवा इसका यहाँ पे भवन लिखा हुआ जो थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप भवन ना पढ़ के क्या पढ़ें, भवान पढ़ें, ठीक है। ये बनता है भवान, भवन नहीं बनता है, भवान बनता है, ठीक है। पहला प्रथमा के एक वचन में और संबोधन के एक वचन में। तो बनता है भवान, द्विवचन भवन्तौ, बहुवचन भवन्तः। उसी तरह से द्वितीया में भवन्तम भवन्तौ भवतः, तृतीया में भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, चतुर्थी भवते भवद्भ्याम भवद्भ्या, पंचमी भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्या, षष्ठी भवतः भवतो भवताम, षष्ठी भवतः भवती भवतो भवत्सु, और संबोधन में फिर बन जाता है भवान भवन्तौ भवन्तः, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको ये सारा याद रखना है या नहीं रखना है वो आपके ऊपर है, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा काम पड़ता है। इसका जो आपको याद रखना है वो याद रखना है प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति तो आपको लगभग याद होनी ही चाहिए। तो प्रथमा के एक वचन में, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ गलत लिखा है। तो प्रथमा के एक वचन में बनता है भवान, द्विवचन में भवन्तौ, बहुवचन में भवन्तः। तो ये तो हो गई पुल्लिंग की बात। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग पे, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में देखें क्या बनता है, स्त्रीलिंग बनता है भवती, भवत्यौ, भवत्याः। प्रथमा के हमें प्रथमा ही याद रखनी है, बाकी तो आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, कोई कठिन शब्द नहीं है। तो क्या बनता है भवती, भवत्यौ, भवत्यः, यानी कि पुल्लिंग में हो गया हमारे पास भवान, ठीक है। द्विवचन में हो गया भवन्तौ, ठीक है, भवन्तौ को मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं प्रकार से, अरे रुको, क्या हो गया भवन्तौ, और यहाँ पर बहुवचन में बनता है भवन्तः। उसी तरह से ये हो गया पुल्लिंग, और नीचे स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्याः, ठीक है। तो
मैं आशा करता हूं आप इन शब्दों को आप याद रखें, क्योंकि इन्हीं के अनुसार हमारा जो सत्री प्रत्यय जब बनेगा तो इन्हीं के अनुसार बनेगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जोड़ना सीख। ठीक है, शब्द मैंने आपको पहले इसलिए दिखा दिया ताकि बाद में आपको समस्याएं ना आए। ठीक है, चलिए तो अब जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी एक धातु हम ले लेते हैं, सबसे कॉमन हम यूज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, अच्छा आपको तो पहली दूसरी कक्षाओं में आपको पता चल ही गया होगा कि धातुओं में समानता होते हुए भी थोड़ी सी भिन्नता है। तो जो हलंत धातुएं होती हैं उनके साथ वैसे ही काम होता है, और जो स्वरांत धातुएं होती हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो सबसे पहले हम पठ धातु को ले रहे हैं, जिसका अर्थ होता है हिंदी में पढ़ना। पठ का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। और पठ धातु में हमको अब क्या जोड़ना है, यहाँ पर सत्री प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर अब जब हम जोड़ेंगे तो ये तीनों लिंगों में जुड़ेगा, एक तो पुल्लिंग में भी जुड़ेगा, फिर स्त्रीलिंग। आवाज आ रही क्या मेरी? ये डाटा बंद हो गया था गलती से। ठीक, चलिए क्षमा करें, वो बार बार ऐसे हो रहा था। चलिए तो स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में और साथ में नपुंसकलिंग में भी एक बार आप सीख लेंगे तो फिर आपको बार बार शब्द बनाने में समस्या नहीं होगी। और यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं कि इसका जो नपुंसकलिंग है उसका प्रयोग प्रायशः बहुत कम होता है, ताकि हमें पढ़ना चाहिए ज्ञान के। तो अब हम पठ के साथ किसका जोड़ने लगे हैं, सत्री का। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया पुल्लिंग में यहाँ पर क्या जुड़ता है, यहाँ पर अन जुड़ता है। ठीक है, पुल्लिंग में जोड़ेंगे तो पठ के साथ आप अन जोड़ दीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पठ, और सत्री के मतलब सत्री में से ये सा है ना, और ये री और ता सब चला जाता है, केवल अन शेष बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जोड़ना है अन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आप देखें पा का रहेगा पा, ठा के साथ आप मिला देंगे आ को तो हो जाएगा पठ, और ना का रहेगा ना, तो हमारा शब्द बन जाएगा पठन। क्या बन जाएगा, पठन। यानी कि जब पठ धातु के साथ पुल्लिंग में हम सत्री जोड़ेंगे तो बनेगा पठन प्रकार से। ठीक है, आगे इसको स्त्रीलिंग के साथ जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग में जुड़ता है अंति, तो क्या हो जाएगा, पठंती प्रकार से। और जब हम नपुंसक लिंग के साथ जोड़ेंगे तो क्या जुड़ता है, अत जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, पठत। क्या हो जाएगा, पठत। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पठ के साथ सत्री जोड़ा तो पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती, नपुंसक लिंग में पठत। चलिए हम दूसरी धातु ले लेते हैं। तो पढ़ना हो गया, अब हम ले लेते हैं लिखना। तो लिख धातु लिखने के लिए, और प्रत्यय कौन सा होता है, सत्री प्रत्यय। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं तो क्या होगा, लिख में आप सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या जोड़ना है, पुल्लिंग में अन जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, लिखन। क्या हो जाएगा, लिखन। फिर स्त्रीलिंग में हो जाएगा लिखंती, स्त्रीलिंग में हो जाएगा लिखंती, और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, लिखत। नपुंसकलिंग में हो जाएगा लिखत। ऐसे ही हम अन्य धातुओं के भी आगे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, और एक और हम एक काम करते हैं, दूसरी देख लेते हैं। चलिए जैसे कि आपको मैं एक धातु देता हूँ, रच धातु। ठीक है, रच का अर्थ होता है रचना करना, है ना, रच का रच का। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा पूर्व ज्ञान है वो काम आता है। तो जो रच धातु है, रच धातु का जब आप शब्द धातु रूप बनाते हैं तो वहां पर रूप बनता है, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको लिख दूं, क्या बनता है, रचयति। यानी रच के साथ वहां पर क्या होता है, या का आगम होता है। तो जब हम रच के साथ जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर या को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। जब रच के साथ बनाएंगे सत्री प्रत्यय तो पुल्लिंग में बन जाएगा रच, और अन लगा देंगे या के साथ तो बन जाएगा रचयन। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, अब आप लोग सीख गए होंगे, तो बन जाएगा रचयंती, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा रचयत। इस प्रकार से। ठीक है, और भी आपको मैं दूंगा, पहले मैं आपको एक वाक्य रचना के विषय में बताऊँ। ठीक है, कैसे इनका वाक्य रचना में प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं तीनों के जो रूप बताए थे। अच्छा, एक बार पहले हम वाक्य बनाने से पहले रूप की चर्चा कर लेते हैं। तो रूप अर्थात धातु रूप जो हमने अभी बनाना सीखा। तो आप देखें, जब मैंने पठ के साथ यहाँ पर सत्री प्रत्यय को जोड़ा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बना, पठन। तो अब ये जो पठन शब्द है, इसका रूप, इसका जो मतलब धातु रूप हम चलाएंगे, या शब्द रूप कहें क्योंकि अब शब्द बन चुका है, शब्द रूप चलाएंगे तो वो बहुत के समान चलेगा।
तो जैसे भवत में क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं भवत में क्या अभी सीखा था हमने, पुल्लिंग में बनता है भवान, ठीक है। द्विवचन में बनता है भवन्तौ, भवान भवन्तौ, और नपुंसकलिंग में बनता है, सॉरी बहुवचन में बनता है भवान भवन्तौ, बहुवचन में बनता है भवन्तः। इसी प्रकार से इस पठन का रूप बनेगा, क्या बनेगा, पठन, ठीक है, एक वचन में। द्विवचन में बन जाएगा पठन्तौ, द्विवचन में बन जाएगा पठन्तौ, और बहुवचन में बन जाएगा पठन्तः, ठीक है। सरल है, अगर आपको ये याद है तो आप इसको बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। भवान भवन्तौ भवन्तः, उसी प्रकार से पठन पठन्तौ पठन्तः। अब हम एक काम करते हैं, इन तीनों का वाक्य रचना में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्त्रीलिंग का भी करें। उदाहरण हम ले रहे हैं हिंदी का एक वाक्य, जैसे कि पिता, पिता नहीं लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं किसको, मोहन को ले लेते हैं कि मोहनः, यानी मोहन। अब मैं डायरेक्ट हिंदी में नहीं लिखूंगा, संस्कृत में लिखूंगा, मोहनः पढ़ते हुए। मोहन क्या कर रहा है, पढ़ते हुए, तो पढ़ते हुए है ना, तो वहां पे पढ़ते हुए पठ धातु और कौन सा प्रत्यय लगेगा, सत्री, क्योंकि सत्री का अर्थ होता है करते हुए। तो मोहन यहाँ पे देखें कितने हैं, एक है ना, मोहना एक वचन। तो मोहन पढ़ते हुए यानी कि क्या हो जाएगा, पठन, मोहनः पठन, पढ़ते हुए क्या करता है, मोबाइल चलाता है या टीवी देखता है। मान लो टीवी देखता है, तो टीवी को हम बोलते हैं संस्कृत में दूरदर्शनम, है ना, दूरदर्शनम। टीवी को, क्योंकि कर्म है तो द्विवचन द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, दूरदर्शनम, मोहनः पठन दूरदर्शनम, टीवी देखता है। तो देखते को, देखने को बोलते हैं दृश्य धातु, का रूप बनता है पश्यति। हाँ ये भी ध्यान रखें, ठीक है, जो दृश्य धातु है उसका जो लट्लकार बनता है वो बनता है पश्यति, ना कि दृश्यति, है ना, इसका ध्यान रखें। दृश्य ये जो है बड़ी विशिष्ट धातु है, ठीक है, तो इसका रूप बनता है पश्यति। तो इस प्रकार से हमारा संस्कृत में वाक्य बना कि मोहनः यानी मोहन, पठन पढ़ते हुए, दूरदर्शन यानी टीवी को, पश्यति अर्थात देखता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। चलिए अब समझ लीजिए ये, अब ये तो हो गया एक वचन, अब द्विवचन में बना लेते हैं। अब मोहन की जगह पे दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए हम क्या ले लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं छात्र, ठीक है, कौन सा शब्द ले लेते हैं, छात्र। तो कितने छात्र हैं, दो छात्र हैं, तो दो छात्र के लिए कौन सा वचन लगेगा, द्विवचन। जैसे रामः रामौ, उसी तरह से बनेगा छात्रः छात्रौ। अब ध्यान से समझिएगा, तो जैसे ही यहाँ पर द्विवचन आया, तो जो सत्री प्रत्यय हम उपयोग कर रहे हैं वो भी द्विवचन का ही हम प्रयोग करेंगे, एक वचन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पठन बना है एक वचन में, वैसे द्विवचन में क्या बन जाएगा, तो वहां बना था भवान भवन्तः, वैसे ही पठन पठन्तौ, तो छात्रौ हमारा अब क्या बन जाएगा, सत्रि प्रत्यय लग के पठन्तौ, छात्रौ पठन्तौ। और फिर ये बाकी का जो वाक्य है वो सेम टू सेम रहेगा कि दूरदर्शनम। अब यहाँ पर पश्यति नहीं होगा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम, और पश्यति क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता हमारा एक वचन था, इसलिए क्रिया भी एक वचन थी। अब यहाँ पर हमारे कर्ता द्विवचन है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, द्विवचन हो जाएगी। तो हो जाएगा जैसे पठती पठता, वैसे ही पश्यति पश्यतः, ठीक है। तो छात्रौ पठन्तौ दूरदर्शनम पश्यतः, छात्र दो छात्र पढ़ते हुए दूरदर्शन यानी टीवी देखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब इसका बहुवचन और बना लेते हैं। हाँ, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं। अब छात्र जो है बहुत सारे हो गए, तो हमने बहुवचन बना लिया छात्राः, यानी बहुत सारे छात्र। अब बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर सत्रि प्रत्यय भी क्या लगेगा, बहुवचनात्मक ही लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पठन पठन्तौ, यहाँ पर हो जाएगा पठन्तः, भवान भवन्तौ भवन्तः, पठन पठन्तौ पठन्तः। तो देखो पठन में भी सत्रि प्रत्यय है, पठन्तौ में भी सत्रि प्रत्यय है, और पठन्तः इसमें भी सत्रि प्रत्यय है। तो छात्रः यानी बहुत सारे छात्र, पठन्ता यानी पढ़ते हुए, दूरदर्शनम, दूरदर्शन यानी टीवी को, ठीक है, सॉरी इसमें दूसरी लिख दिया, इसको रा पढ़ें, दूरदर्शनम, दूरदर्शनम। और अब यहाँ पर क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी, क्योंकि कर्ता बहुवचन है। तो पश्यति पश्यतः, और यहाँ पर हो जाएगा पश्यन्ति, देखते हैं। तो बहुत सारे छात्र पढ़ते हुए टीवी देखते हैं, ठीक है। तो इन उदाहरणों से आप सत्रि प्रत्यय का जो एक वचन द्विवचन बहुवचन में प्रयोग है वो
समझ गए होंगे। चलिए हम थोड़ा सा एक स्त्रीलिंग का और बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर छात्र की जगह पे हम ले लेते हैं किसी बालिका को, कि बालिका क्या कर रही है। बालिका मान लीजिए गाते हुए, नहीं गाते हुए नहीं, लिखते हुए लिख दे लेते हैं, क्योंकि लिख हमने पढ़ लिया है, गाने का भी बनाया नहीं। तो लिख का क्या हो जाएगा, लिखन। ठीक है, लिख का क्या बनता है, लिखन। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि बालिका के साथ हम लिखन, जैसे लिख धातु के साथ सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, लिखन। लेकिन ध्यान रखें ये जो बालिका है ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो सत्री प्रत्यय का पद हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर लिखन के स्थान पे कौन सा करेंगे, स्त्रीलिंग वाची करेंगे। तो स्त्रीलिंग में क्या जुड़ता है, अंति जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखन होकर क्या हो जाएगा, लिखंती, यानी बालिका लिखंती, बालिका लिखते हुए क्या कर रही है, मान लीजिए लिखते हुए बोल रही है। तो लिखंती, और हम यहाँ पर बोलने के लिए धातु होती है वद, तो बन जाता है वदती। तो बालिका लिखते हुए बोल रही है, बालिका लिखंती वदंती। ठीक है, इस प्रकार से द्विवचन बना लेते हैं इसका। तो हमारे पास दो बालिकाएं हो गई, तो बालिका का द्विवचन होता है, जैसे रमा वैसे ही बालिका, तो रमा रमे, बालिका बालिके। अब यहाँ पर हमारा कर्ता द्विवचन हो गया, तो यहाँ जो सत्री प्रत्यय है वो भी द्विवचन होगा। तो हमने अभी शब्द रूप पढ़ा है भवती का, तो भवती में क्या होता है, भवती, एक वचन बनता है भवती। तो वैसे ही हो गया लिखंती, द्विवचन होता है भवत्यौ, क्या होता है, भवत्यौ। तो यहाँ पर लिखंती की जगह पे क्या हो जाएगा, लिखंत्यौ, लिखंत्यौ, प्रकार से लिखंत्यौ। ठीक है, और वदती, यहाँ पर एक वचन था तो वदती का द्विवचन आ जाएगा, क्योंकि हमारे कर्ता दो हैं, तो हो जाएगा जैसे पठती पठतः, उसी प्रकार से वदती वदतः, यानी बालिके लिखंत्यौ वदतः। बालिकाएं जो हैं, दो बालिकाएं वो लिखते हुए बात करती हैं या बोलती हैं। ठीक है, इसका बहुवचन बना लेते हैं। तो अब बहुवचन में हो जाएगा हमारा बालिकाः, बालिकाः, रमा रमे रमाः, बालिका बालिके बालिकाः। फिर लिखंती, लिखन जैसे भवती भवत्यौ, और बहुवचन में क्या बनता है, भवत्याः, बहुवचन में भवती का बनता है भवत्याः। तो वैसे ही सत्ती प्रत्यय का स्त्रीलिंग बनेगा लिखंती लिखंत्यौ, यहाँ पर हो जाएगा लिखंत्याः, लिखंत्याः, यानी लिखते हुए क्या करती हैं, बोलती हैं। तो क्या हो जाएगा, वदती वदतः वदंती, यानी दो जो बहुत सारी बालिकाएं हैं वो लिखते हुए बोलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक वचन लिखंती, द्विवचन लिखंत्यौ, बहुवचन लिखंत्याः। ठीक है, अच्छा इसकी पहचान क्या है सत्ती प्रत्यय की, तो बड़ी सरल है। जहां पर आपको जिस भी शब्द में आपको जिसके साथ धातु हो और साथ में क्या लगा हो, या तो अन लगा हो, स्त्रीलिंग होगा तो अंति लिखा होगा, और नपुंसकलिंग लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, अत लिखा होगा। यहाँ पर मैं नपुंसकलिंग का प्रयोग आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नपुंसकलिंग का प्रयोग प्रायशः बहुत अल्प होता है। क्योंकि नपुंसक जो है उसको हम यूं कहें कि संस्कृत में हम उसको जो क्या बोलते हैं निर्जीव वस्तुएं होती हैं प्रायशः उनके लिए प्रयोग करते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन अधिकतर हम ऐसा करते हैं। तो जो निर्जीव वस्तु है वो क्रिया तो करेगी नहीं, तो नपुंसकलिंग का प्रयोग बहुत कम होता है। तथापि आप उसको याद रखिएगा कि उसमें अत होता है। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूं आप इन उदाहरणों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, और भी कई सारे सक्रिय प्रत्यय के जो प्रयोग हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हमने पठ और लिख का बना लिया, अब हम दूसरे का बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसे कि आपको कहाँ से शुरू करूं मैं, चलो यहीं से कर देते हैं, इसमें हालांकि डी नहीं है, चलो दृस धातु थी, दृस से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो दृस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, सत्री, दृस प्लस सत्री। अच्छा, अब दृस प्लस सत्री करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दृस है इसका रूप बनता है पश्यति, क्या बनता है, पश्यति। अक्सर आप देखते होंगे कि जहां पर दृस लिखा रहता है उसके ब्रैकेट में कहीं कहीं पर आप देखते होंगे पश्य भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका जब लटलकार बनाते हैं तो पश्य बन जाता है। तो जो सत्री प्रत्यय जुड़ेगा वो दृस के साथ तो जुड़ रहा है, लेकिन वो जुड़ेगा किसके साथ, पश्य के साथ। तो पश्य के साथ पुल्लिंग में आप क्या जोड़ देंगे, अन, तो हो जाएगा पश्यन, यानी देखते हुए। ठीक है, उसी तरह से स्त्रीलिंग में हो जाएगा पश्यन्ति, पश्यन्ति, और नपुंसकलिंग में आपका हो जाएगा
पश्यत। ठीक है, अब यहां से मैं आपको केवल एक पुल्लिंग ही बताऊंगा, बाकी दो आप लोग स्वयं बना लीजिए। कुछ नहीं करना है, केवल अंति और अत लगा देना। ठीक है, तो द्रस का हो गया पश्यन, पश्यंती, पश्यत। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा दूसरी धातुओं पे। जैसे कि एक धातु होती है दा, ये भी बड़ी विशिष्ट धातु है। ठीक है, तो जो विशिष्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ सामान्य के साथ। जैसे कि सामान्य के साथ तो आप लोग खुद ही बना लेंगे। जैसे कि चलिए मैं धाव धातु ले लेता हूँ, तो धाव में आपको क्या जोड़ना है, धाव प्लस सत्री। कुछ नहीं करना है, अन लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, धाव का हो जाएगा धा, अन लगाया तो धावन। धाव का अर्थ था दौड़ना, तो धावन अर्थात दौड़ते हुए। स्त्रीलिंग हो जाएगा धावंती, नपुंसकलिंग हो जाएगा धावत। ठीक है ना। चलिए और एक आपके अभ्यास के लिए मैं सरल सी धातु देता हूँ। एक है मिल धातु। मिल का अर्थ होता है मिलना। क्या बनाएंगे इसका, मिल प्लस सत्री बना लीजिए आप लोग, फिर मैं उत्तर देता हूँ आपको। क्या हो जाएगा इसका, मिलन। मिल के साथ अन जोड़ेंगे मिलन पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में मिलंती, नपुंसकलिंग में मिलत। चलो और अभ्यास करा देता हूँ आप लोगों को एक और। ठीक है, तो फिर उसके बाद विशिष्ट पे आएंगे। जैसे कि चलो एक ये धातु है, खाद धातु है, खाद। बनाइए, क्या बनेगा। यहाँ पर मैं सत्र नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि प्रसंग चल रहा है, तो आप समझिए। खाद का क्या हो जाएगा, बना लिया होगा आप लोगों ने, हो जाएगा खादन। खादन स्त्रीलिंग खादंती, नपुंसकलिंग खादत। ठीक है, खादन, खादंती, खादत। शब्द रूप चलाएंगे तो भगवान, उसी तरह से खादन, भवन्तौ, खादन्तौ, भवन्तः, खादन्तः। ठीक है, इस प्रकार से आप सामान्य धातुओं के साथ अनन लगा के बना लीजिए। अब आते हैं हम कुछ विशिष्ट धातुओं में, जहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जो दा धातु है, देखो दा धातु संस्कृत में तीन प्रकार की होती है। यहाँ पर मैं आपको एक सरल बात बता रहा हूँ। ठीक है, और तीनों का अर्थ दान करना होता है ना। अब वो अलग अलग प्रसंगों में होता है, लेकिन तथापि आप समझे। तो एक तो इसका दा प्लस सत्री बनता है ददन। क्या बनता है, ददन। ठीक है, ददन स्त्रीलिंग में बन जाएगा ददंती, नपुंसकलिंग में बन जाएगा ददत। दा प्लस सत्री ददन। अच्छा, एक रूप इसका एक और बनता है, वो बनता है यच्छ। क्या बनता है, यच्छ, तो बन जाएगा यच्छन। ददन, यच्छन, दो रूप बनते हैं। ठीक है, तो ददन, ददंती, ददत, और यच्छन में बन जाएगा यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत। ठीक है, और आगे चलते हैं और दूसरी धातुओं को देखते हैं। जैसे कि हमारी धातु होती है भू धातु। तो याद रखें भू धातु का रूप क्या बनता है, भवती, भव बन जाता है ना। तो जब हम इसके साथ सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस कर देते हैं, सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो भू के साथ न जोड़कर सीधा किसके साथ जोड़ दीजिए आप, भव के साथ। तो क्या हो जाएगा, भव के साथ अन लगा देंगे तो हो जाएगा भवन। भू का मतलब होता है होना, और भवन का अर्थ हो जाएगा होते हुए। ठीक है, आप आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे हो। चलिए और देख लेते हैं। तो कुछ विशिष्ट हैं, फिर आपको मैं अभ्यास के लिए कुछ दूंगा। एक होती है गई। गई का अर्थ होता है गाना। तो गई का जो बनता है वो बनता है रूप, याद रखें। देखो धातु रूप इसलिए याद रखना देखो। तो गा का बनता है गायती। ठीक है, तो गाय बन जाता है गा का। देखो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, आय क्यों जुड़ जाता है, आपने वृद्धि संधि पढ़ी। तो वृद्धि संधि में हमने सीखा था कि वहां पर हमने वृद्धि नहीं, सॉरी अयादि संधि, वहां पे हमने सीखा था कि ए के स्थान पर अय होता है, अय के स्थान पर आय होता है। तो यहाँ पर जो गई में अय है, वहां पर यहाँ पर गाय हो जाता है। तो देखो संधियां भी यहाँ पर हमें जो हमने पूर्व में पढ़ी वो यहाँ काम देती है। ठीक है, तो आपने अगर अयादि संधि पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा ए आई ओ औ के स्थान पे क्रमशः अय आय अब आब ये आदेश होते हैं। जिसमें हमने बनाया था चे प्लस अनम चयनम, भो प्लस अनम भवनम, है ना। ठीक है, तो अब इसका रूप बनता है गाय, गायती, है ना। तो इसमें हम जो जोड़ेंगे सत्री प्रत्यय, वो किसके साथ जोड़ेंगे, गाय के साथ जोड़ेंगे। क्या बन जाएगा, गायन। क्या बन जाएगा, गायन अर्थात गाते हुए। ठीक है, चलिए अब और भी हैं ऐसी, जैसे कि चलो एक और देख लेते हैं, नी धातु। तो नी का जो धातु रूप बनता है, कल मैंने बताया था आपको अगर याद हो, तो नयति बनता है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नयन, है ना, यानी ले जाते हुए। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है अलग अलग बना लीजिएगा। चलिए अब हम आपको मैं अभ्यास के लिए एक दो दे रहा हूँ, तो आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले है पा। पा का जो रूप बनता है वो बनता है पिव, है ना, पिबती, पिबता, पिबंती।
आप लोग बताएं कि यहाँ पर क्या बनेगा सत्ती प्रत्यय में। और भी मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि चलो हाँ ये दे देता हूँ आपको, कौन सी, बोल के लगा रहे हो? यज। हाँ नहीं, आपको बस अब मन में सोच लेना है, और आप चाहें तो बोल के बता सकते हैं, ठीक है। यज है, एक है पाल, ठीक है। जहां जहां हिंट होगी मैं वहां पे हिंट दे दूंगा। तो पाल में याद रखें यहाँ पर या का आगम होगा, ठीक है। आपको या के साथ जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद है, चलो एक दे देता हूँ, गढ़। गढ़ धातु, गढ़ में भी या का आगम हो जाता है, ठीक है। चलिए इन चारों का बताएं आप लोग, कौन बता रहा है। पा का पिव, यज पाल गण। विभन। जी, पा का बनेगा पिवन, विभन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यज का स्त्रीलिंग, यजन। नहीं तीनों लिंग, तीनों लिंग बोल दीजिए। पिवन सॉरी। और आगे, विभन, पिबंती और और आगे पिबत। पिवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे यज का यजन। यजन, बहुत बढ़िया। यजंती। यजत। यजत, बहुत बढ़िया। आगे पाल का पालयत। पालयन, सॉरी, पालयन। पालयन, हाँ या का आगम हो जाएगा तो पालयन, बहुत बढ़िया। हाँ पालयंती। हाँ, पालयत। आगे पालयत, और आगे गण है, गण में भी गण। या का आगम, गण का मेरे को नहीं पता, बोल रही तो गण का हो जाएगा गणयन, क्या हो जाएगा, हूँ। गणयन। गण। गणयन, गणयंती, गणयंती, गणयन। गणयंत। चलिए बहुत बढ़िया, तो बाकी लोग भी समझ गए होंगे इसको। तो इस प्रकार से देखो, पा अर्थात पीना, तो पिबन पीते हुए, यज यज्ञ करना, यजन यज्ञ करते हुए, पालयन पालन पोषण करना, तो पालते हुए, गणन गणना करना, गिनती करना, तो गणयन गिनते हुए। तो इस प्रकार से हमारा सत्ती प्रत्यय यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगर किसी का कोई डाउट हो पूछ ले, नहीं तो मैं एक और आपको बता देता हूँ। एक धातु होती है नृत्य, नृत्य का अर्थ होता है नाचना, तो इसमें भी देखो, अगर आप धातु रूपों को याद कर लेंगे ना, जो लिस्ट मैंने भेजी थी उसमें आप देखें, नृत्य के सामने लिखा होगा लट लकार में नृत्यति, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे या का आगम होना है, कहाँ पे नहीं होना है। अब देखो ऐसी चीजें हैं जिनको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि आपको जब प्रत्यय जोड़े तो समस्या ना हो। तो नृत्य का क्या हो जाएगा, या का आगम होता है तो हो जाता है नृत्यन, स्त्रीलिंग में नृत्यंती और नपुंसकलिंग में नृत्यत, ठीक है। जैसे और भी कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, मैं आपको बाद में दे दूंगा, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा हम चलते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा दूं, ठीक है। ये आपने अभी दो धातु बताई, पाल और यन, सॉरी गण, गण। तो हाँ, हाँ जी, और एक आपने पाल दिखाई, तो इसमें क्या था कि आपने बोला कि यन होगा जुड़ेगा, तो इसमें आय जुड़ेगा या फिर अण जुड़ेगा? क्योंकि फिर दोनों में तो हलंत लगे ना, दोनों आधे हैं। कहाँ पे, जैसे आप गण में, पाल धातु एक बार ओपन, हाँ गण में अण आएगा ना पहले, तो अय आएगा ना। जैसे गण, गण धातु में, हाँ, अब ठीक है, जैसे इसमें आप पाल बोल रहे हैं तो य जुड़ेगा इसमें। हाँ या का आगम हो जाता है, ये हमें हाँ ध्यान रखने के लिए। देखो आगम तो किसी और चीज का होता है, ठीक है, व्याकरण के अनुसार, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बस आप लोगों को बताने के लिए कि भैया आप याद रखें, या फिर आप ये ना करके आप पता एक काम और कर सकते हैं सबसे अच्छा, आप वो जो धातु की लिस्ट भेजी ना उसको एक बार देख लें। वहां पे आप जब देखेंगे ना, जो पाल धातु है उसका रूप बनता है पालयति, तो वहां पे या आ जाता है ना। उसी तरह से गण का बनता है गणयति, तो आपको याद रहेगा कि हाँ जो अन मुझे जोड़ना है, जैसे गणयन, तो गण धातु का क्या बनेगा, ग ड़ और य। अब इसके साथ आप अन जोड़ें, है ना, या का आगम मैं यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। तो अब उसके साथ आप सत्री का क्या जोड़ेंगे, अन जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ग ना, या के साथ जोड़ा तो क्या हो जाएगा, या, और ना का ना क्या हो गया, गणयन। इसी प्रकार से पालयन, ठीक है सर। जी गुरु जी। जी, हाँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो व्याकरणिक प्रक्रिया है अगर उसमें मैं जाऊंगा तो बड़ा हमारा समय जो है व्यर्थ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता है। हम तो जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा आपको व्याख्याएं नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पल पाल और गण, पाल और गण धातु। और भी कई सारी हैं आपको, जैसे एक होती है चुर धातु होती है ना, चुर धातु होती है, चुर का अर्थ होता है चोरी करना, तो इसका रूप बन जाता है चोरयन, क्या बन जाता है, सॉरी, चोरायन। तो इन ऐसी धातुओं को ना आप एक बार याद कर लें। अच्छा मैं क्या करूंगा, जब ये सब समाप्त हो जाएगा, है ना, ये सारे प्रत्यय जो कृत प्रत्यय हैं, मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा, उसमें क्या रहेगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कल भी मैंने बताया था, उसमें ये रहेगा, जैसे मान लीजिए नंबर 1 लिखा है यहाँ पर, लिखी है पठ धातु, इसका हिंदी अर्थ लिखा रहेगा पढ़ना, ठीक है। अभी नहीं भेजूंगा, बाद में भेजूंगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने कौन कौन सा प्रत्यय पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय में क्या बनता है, पठित्वा, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था ल्यप प्रत्यय। ल्यप में क्या होता है, उपसर्ग लगता है, तो वहां पर उपसर्ग लगा के देंगे आपको, है ना। तो क्या बन जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने सम उपसर्ग लगाया तो बन गया समपठ्य, ठीक है। उसी प्रकार से हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा था तुमुन, तो तुमुन में क्या हो जाएगा, पठितुम, इस प्रकार से, ठीक है। फिर आगे आज हमने पढ़ा कौन सा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय में क्या बनता है, पठ के साथ पठन। तो ऐसी और आगे भी हम ऐसे 10-12 अभी और पढ़ने वाले हैं आगे, है ना। तो वो जितने जितने रूप बनते हैं एक धातु के सभी प्रत्ययों के साथ, वो सभी प्रत्ययों की लिस्ट, ऐसी लिस्ट आपको मैं भेज दूंगा पूरी पूरी, है ना। ये तो केवल एक धातु है, मैं आपको 200 धातुओं की लिस्ट भेजूंगा। जब उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। वो मैं अभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि अभी आप क्या करेंगे, चोरी कर लेंगे, आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं भेज रहा हूँ। अभी आप, जब आपको मैं होमवर्क दूंगा तो कम से कम आप जो है दूसरी जगह से ढूंढ के लाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा सत्री प्रत्यय। अब हम आते हैं हमारे आज के दूसरे प्रत्यय पे, जिसका नाम है सानच, जो कि इसी का भाई है। और जैसा कि मैं पूर्व में शुरुआत में ही बता चुका हूँ, परस्मैपद पद और आत्मनेपद के संदर्भ में, कि जो सत्री प्रत्यय है वो होता है कौन सी धातुओं के साथ, परस्मैपद के साथ। और ये जो होता है वो किसके साथ होता है, आत्मनेपद धातुओं के साथ, ठीक है, आत्मनेपदी। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो आत्मनेपदी हैं। अच्छा, इन धातुओं से शायद आपका संपर्क नहीं हुआ है, तो आज थोड़ा सा आप संपर्क कर लें, ठीक है। तो वो धातुएं कौन कौन सी हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। लभ धातु, ठीक है। अब जब लभ का आप रूप बनाएंगे, तो लट लकार में जब आप बनाएंगे तो वहां पे लभती, लभता, लभंती ऐसे नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये आत्मनेपद धातु है, इसका हमेशा आत्मनेपद में ही बनेगा, लभते, लभेते, लभंते, ना, लट लकार। ये ध्यान रखें। तो एक तो लभ है, ठीक है। दूसरी हम लिख लेते हैं सेव, ठीक है। लभ का अर्थात लाभ होना, है ना, बेनिफिट जिसको बोलते हैं। सेव अर्थात सेवा करना, ठीक है। दूसरी है मुद, ठीक है। मुद का अर्थ होता है प्रसन्न होना, मुदित होना, ठीक है। और अभी जैसे आपको मैंने बताई थी, चलो यहाँ पे 3-3 के जोड़े बना लेते हैं हम लोग। इनकी आप जो है इनको याद रखना, ठीक है। आगे एक धातु होती है क्री, अर्थात करना, ये उभयपदी है। जैसे दा धातु है ना, वो भी उभयपदी है, ठीक है। आगे आती है एक कौन सी, वो वृत, वृत धातु, ठीक है। और भी है, चलो एक और बता देता हूँ आपको, सह, सह धातु। वृत का अर्थ होता है वर्तमान, यानी आज की बात, और सह का अर्थ होता है सहन कर, ठीक है। और भी आपको मैं अभी आगे बता दूंगा। तो ये 6 तो आप फिलहाल याद रखें। एक तो गई लभ यानी लाभ होना, सेव अर्थात सेवा करना, मुद यानी प्रसन्न होना, मुदित होना, क्रिय अर्थात करना, व्रत, व्रत यानी वर्तमान, और सह यानी सहना। तो ये सभी आत्मनेपद धातु हैं। अब आत्मनेपद धातुओं की जब हम करते हुए, जैसे लाभ, लभ है तो लाभ होते हुए, इस अर्थ की विवक्षा करेंगे, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रत्यय लेके आएंगे, यहाँ पर हम लेके आएंगे सानच प्रत्यय। तो लभ के साथ हमेशा सानच प्रत्यय ही जुड़ेगा, सत्य प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, इसका आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बन जाएगा, अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या याद रखनी है, मैं पहले पर इसको थोड़ा सा करूं यहाँ पर। चलिए, तो जब सानज प्रत्यय को हम किसी धातु के साथ, यानी किसी आत्मनेपद धातु के साथ जोड़ेंगे, तो ये भी तीनों लिंगों में चलेगा। तो पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, और तीसरा है आपका नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा, याद रखिएगा। पुल्लिंग में, चलो मैं सीधे ही बता देता हूँ, इसमें जुड़ता है मानह, ये जुड़ता है मानह। स्त्रीलिंग में जुड़ेगा माना, और नपुंसकलिंग में जुड़ेगा मानम, ठीक है। पुल्लिंग में सानस से, मतलब ये सारी चीजें हट के, सानच में से सा हट जाएगा, चा हट जाएगा, वहां पे माँ का आगम होता है ना। और आ और माँ मिला के मानहा शब्द बना लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो आनहा इस शब्द का आगम होता है ना, ये शब्द बचता है, और फिर बाद में पांडित जी माँ लेके मानहा बना देते हैं। तो वो एक अलग बात है, उस पर हम नहीं जाते हैं। आप केवल इतना याद रखें कि अगर पुल्लिंग के साथ सानच को जोड़ेंगे तो उसमें जुड़ेगा मानहा, स्त्रीलिंग में जुड़ेगा माना, और नपुंसकलिंग में जुड़ेगा मानव। अच्छा, इनके रूप कैसे चलेंगे, तो इनके रूप बड़े सरल हैं। मानह जैसे राम शब्द चलेगा, पुल्लिंग वाची, है ना। जैसे रामः रामौ रामा, वैसे मानह मानव मानव। स्त्रीलिंग के कैसे चलेंगे, तो लताया रमा, तो जैसे रमा रमे रमाह, वैसे ही माना माने माना है। और मानव के कैसे चलेंगे, तो जैसे फल शब्द चलेगा,
इसलिए देखिए शब्द रूप याद करना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सारी जगह काम पड़ता है। तो जैसे फलम फले फलानी, वैसे ही मानम माने मानानी, इस प्रकार से इनके रूप चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रत्ययों को जोड़ने की तरफ। तो हमें अब जोड़ना है लभ प्लस सानच। चलो ठीक है, इसको हम हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो हमें अब क्या जोड़ना है, लभ प्लस सानच। तो यहाँ पर हम जोड़ने वाले हैं पुल्लिंग के साथ। पुल्लिंग एक बार बताऊंगा, बाकी आप लोग जोड़ते जाइएगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो लभ में जब पुल्लिंग के साथ जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, माना। तो लभ के साथ आप माना जोड़ेंगे तो हो जाएगा लभ मानः। ठीक है, क्या हो जाएगा, लभ मानः। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा इसका, लभ माना की दीर्घ आ लगा देना है केवल। और नपुंसकलिंग में आप बना देंगे तो बन जाएगा लभ मानम। ठीक है, पुल्लिंग लभ मानः, दूसरे स्त्रीलिंग लभ माना, नपुंसकलिंग लभ मानम। ठीक है, उसी तरह से दूसरी धातु यहाँ पर हमने कौन सी, मान लीजिए हम सेव ले लेते हैं। सेव धातु जिसका अर्थ है सेवा करना। तो क्या करना है, सानच प्रत्यय जोड़ना है तो सीधा सीधा जोड़ देंगे सेव और जोड़ देंगे मानः। तो हो जाएगा सेव मानः। स्त्रीलिंग सेव माना, और नपुंसकलिंग हो जाएगा सेव मानम। तो इस प्रकार से इनके आपको प्रयोग बना लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सरल सा है। ठीक है, अब कुछ इसी की विशिष्ट धातुओं की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने लभ और सेव का देख लिया, अब हम देख लेते हैं मुद का। तो मुद का ध्यान रखें, यहाँ पर ऊ है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि जहां पर ऊ होगा, ऊ का हो जाता है ओ, तो यहाँ पर ऊ का हम कर देंगे ओ, बन जाएगा मोदमानः। पुल्लिंग में बन जाएगा मोदमानः, स्त्रीलिंग में बन जाएगा मोदमाना, नपुंसकलिंग में बन जाएगा मोदमानम। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए दूसरी धातु दिखा देता हूं आपको। एक है क्री धातु जो कि उभयपदी है। तो इसका क्या हो जाता है, इसका ध्यान रखें, ये बहुत बार प्रयोग होती है। इसका बनता है कुर्वाणः, कुर्वाणः। ठीक है, कुर्वाणा, कुर्वाणा, कुर्वाणम। उसी तरह से एक शब्द आप बहुत बार सुनते होंगे, वो है व्रत धातु से बनता है, जिसका बन जाता है, देखो यहाँ पर री है व्रत में। व्रत में क्या है, यहाँ पर री है। ठीक है, और री के बारे में हमने पढ़ा था कल कि जहां पर री होगा वहां पर अर हो जाता है। अर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमानः। क्या हो जाएगा, वर्तमानः। ना, वर्तमान शब्द यहीं से बनता है, वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ठीक है, एक जैसे कि मेरे पास है कौन सी धातु, चलो ये दे देता हूं आपको मैं, कंप धातु है। कंप का क्या हो जाएगा, कंप अर्थात कापना, का हो जाएगा कंप मानः। कंप मानः, स्त्रीलिंग कंपमाना, कंपमानम। दा धातु का हो जाएगा, दा धातु का, अब दा धातु भी उभयपदी है, तो इसका हो जाएगा ददानः। ये थोड़ी विशिष्ट है तो इसका याद रखिएगा, इसका थोड़ा अलग से काम चलता है, ददानः, है ना। ददानः दा धातु के साथ होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यज धातु है। यज का होता है, यज धातु का हो जाएगा, देखिए यजमान शब्द जो होता है ना, वो यहीं से होता है, जो यज्ञ करता है उसको यजमान कहते हैं। यजमान एक तो यज्ञ करने वाला, और यजमानः यानी कि यज्ञ करते हुए। ठीक है, यजमानः। उसी तरह से एक धातु होती है सी, सी धातु होती है। ठीक है, जब आपको मैं उपपद पढ़ाऊंगा तब आपको वहां ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। सी का अर्थ होता है सोने के लिए, तो इसका हो जाएगा शयानः। क्या हो जाएगा, शयानः। तो ये कुछ विशिष्ट धातुएं थी, इनके उपयोग जो है वो आपको इनका जो किया हुआ प्रयोग है वो आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है सभी धातुओं के जो क्या कह सकते हैं हम, आत्मनेपद धातु हैं, इनके आप रूप जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको सत्री और सानच प्रत्यय ठीक से समझ में आए होंगे। फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे, सत्री में हमेशा याद रखें अन, पुल्लिंग में अंति, स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में जुड़ता है अत। ठीक है, और हमारे जो सानच प्रत्यय है उसमें जुड़ता है मानः। ठीक है, माना, और नपुंसकलिंग में मानम। इस प्रकार से तीनों जुड़ते हैं, और इनका हिंदी अर्थ होता है करते अथवा करते हुए। कर, है ना, करते हुए कोई, जैसे पठन पढ़ते हुए, यजमान यज्ञ करते हुए। ठीक है, जैसे मुद, तो मुद का होता है प्रसन्न होना, है ना, प्रशंसित होना, तो मुदमान, मोदमान
तो प्रसन्न होते हुए, लभमानः लाभ लाभ प्राप्त करते हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था नी धातु, तो नी का अर्थ होता है ले जाना, तो नयन अर्थात ले जाते हुए। तो आपको मैंने वाक्य रचना भी सिखाई, आपको मैंने जो है इनको बनाना भी सिखाया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इनको समझ गए होंगे। चूंकि समय भी समाप्त हो गया है, तो तबियत और अनियर जो प्रत्यय हैं वो हम कल पढ़ेंगे। और आपका जो गृह कार्य है वो ध्यान रखें, आपको करना क्या है, सत्री और सानच, ये दोनों प्रत्ययों के ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट का काम है। आपको तीन तीन, कितने, तीन तीन उदाहरण यानी अपने मन से बनाकर लाना है। ठीक है, कोई सी भी आपके पास धातुओं की लिस्ट है, 200 धातु हैं उसमें, कोई सी भी दो धातु पकड़ लें और उस लिस्ट में देखें कोई कोई धातु जो है ना, जैसे मान लीजिए वहां पर अगर सह धातु होगी ना, तो उसके सामने लिखा रहेगा ऐसे आ, और आ के सामने यहाँ पर रहेगा लाघव चिन्ह, लाघव का अर्थ तो छोटा, तो आ का मतलब है आत्मनेपद। तो आप समझ जाएंगे कि आत्मनेपद में आपको सानस लगाना है, और आत्मनेपद नहीं होगा तो उसमें आपको लगाना है सत्ती प्रत्यय। अच्छा, कुछ कुछ धातुएं ऐसी होंगी जैसे कि मान लीजिए क्री धातु है, तो उसके सामने उस लिस्ट में शायद लिखा होगा उ भ उपा यानी उभयपदी। आप समझ जाइएगा इसमें दोनों प्रत्यय लग जाएंगे, सत्री भी लग जाएगा, सानस भी लग जाएगा। तो कल आपको सबको जो है तीन तीन उदाहरण, तीन सत्री के, तीन सानच के लिख कर लाना है। अब अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ ले। तो शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्रेभ्यः, पुनः मिलामः।